गुड मॉर्निंग। श्री नंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान अध्याय 7 जीवों में विविधता पढ़ रहे हैं। तो जीवों में विविधता के लिए अपन सबसे पहले जीवधारी की बात करते हैं। तो आपकी जो बुक्स में पेज नंबर 95 पे मिलती है, इसके आधार पर आप जीवधारी जो होते हैं, जीवधारी में जीवधारी जो है वो दो भाग में वर्गीकृत किए गए हैं, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। अब प्रोकैरियोटी क्या कहलाता है? देखिए, प्रोकैरियोटी जो जीव होते हैं इनमें केवल एक कोशिकीय जीव ही आते हैं। कौन से? एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना। इनमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। इनमें इस वर्ग में कुछ जीवों में गमन करने के लिए सीलिया या फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती हैं। ये स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, जैसे शैवाल। जबकि दूसरे जो होते हैं यूकैरियोटी, जो यूकैरियोटी जीव होते हैं, इनमें जीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय में अपन ने प्रोटिस्टा पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा क्या होते हैं। तो प्रोटिस्टा अपन ने पहले ही बता दिया। प्रोकैरियोटी में जो आने वाले जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा कहलाते हैं। जैसे अपन ने फंजाई का नाम लिया था, शैवाल का नाम लिया था, ये अपने एक कोशिकीय जीव हो गए थे। अब इसी के आधार पर बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो कोश जो जिनमें कोश का भित्ति पाई जाती है, और एक जिनमें कोश का भित्ति नहीं पाई जाती है, जो आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो जो कोश का भित्ति वाले जो जीव होते हैं वो जीव भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के नहीं करते हैं, फिर भी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे फंजाई। जबकि दूसरे वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, जैसे प्लांटी। तो हमने प्लांटी के बारे में पढ़ा था कि इस वर्ग में जो कोश का भित्ति होती है वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटी जीव आते हैं। ये भी कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इन्हें इस वर्ग में लगभग हम बोलते हैं सभी पौधों को इसी वर्ग में रखा जाता है, ठीक है ना। जो यूकैरियोटी कहलाती है, यूकैरियोटी वाले प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम होते हैं। जबकि कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं जिनमें कोश का भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसे एनीमिलिया। तो इसी के आधार पर अपन अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एनीमेलिया। एनीमेलिया है क्या? तो देखो, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटी जीव आते हैं जिनमें कोश का भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले अपन थोड़ा प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांटी जो आपकी बुक्स में हेडिंग है 7.4, उसके देखते हैं कि पौधों में प्रथम स्तर का जो वर्गीकरण है इन तथ्यों पर आधारित किया गया है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप में विकसित एवं विभेदित होते हैं अथवा नहीं। तो वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों का संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात जो वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण करने की क्षमता है अथवा नहीं है। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित होता है अथवा नहीं। इस प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उनको हम प्लांटी बोलते हैं। इसी प्रकार आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि थैलोफ्राइटा क्या है। तो अपन अगला पॉइंट आ जाएगा कि थैलोफ्राइटा है क्या। तो इस पौधे की जो संरचना होती है वो विभेदीकरण, इस जो पौधे होते हैं इनमें विभेदीकरण की संरचना, विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधों की समानता जो होते हैं, समानता इनको शैवाल कहते हैं। पर ये मुख्य रूप से हमेशा जल में ही पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं, सबसे एग्जाम्पल अलवा, या दूसरे को बोलते हैं अपन कारा। ये केवल यह केवल कहाँ पाए जाते हैं? जल में ही पाए जाते हैं। थैलोफ्राइटा उपवर्ग में रखे जाते हैं, थैलोफ्राइटा वाले उसमें समूह में रखे जाते हैं। तो अगला पॉइंट आता है अपना बायोफाइटा क्या है। तो देखो, इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? उभयचर। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचनाओं में
विभाजित होता है। इस पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए एक विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते। उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं मार्केशिया। जो मार्केशिया होता है इसमें जो संरचना होती है वो पत्तों जैसी संरचना होती है। दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं मॉस बोलते हैं या रिक्शिया बोलते हैं। इनमें इनकी जो संरचना होती है वो पत्तों जैसी संरचना होती है। अगर आप देखें तो आपकी बुक में पेज नंबर 97 पे इसका चित्र दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बायोफ्राइटा क्या है। तो बायोफ्राइटा एक उभयचर पादप कहलाता है जिसमें तना पत्ता जैसी पादप जैसी जो संरचना होती है इनमें विभाजित होता है और एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संबंध के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं, बायोफ्राइटा कहलाता है। तो अगला पॉइंट जो अपना है वो है टेरिडोफ्राइटा। टेरिडोफ्राइटा क्या है? तो देखो इस वर्ग के जो पौधों का शरीर होता है जड़ तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। जो पौधों का पूरा जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो जल है, जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मार्सिलिया एक पौधा होता है, फैन का एक पौधा होता है। इस 3 समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें जीव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। ये क्रिप्टोगैम मतलब दूसरी ओर वे पदार्थ जिनमें जनन अंकुर रूप से विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, जैसे फेनोगैम कहलाते हैं। फेनोगैम यानी कि बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होते हैं। तो बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास से अंकुरण के समय तक होता है। तो बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन 2 वर्गों का नाम है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म है क्या? ये मतलब ये एक शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द से हुई थी, जिम्मो तथा स्पर्मा से मिलकर। जिम्मो का अर्थ होता है नग्न अथवा स्पर्धा का अर्थ है बीज, मतलब इन्हें नग्न बीज पौधे कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा साइगस का, या अपन दूसरा नाम बोलते हैं बहुवर्षीय पौधे होते हैं जैसे सदाबहार का। तो ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार काष्ठीय होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस या साइकस। आपकी बुक में पाइनस एवं साइकस जो है ना आपको आपकी बुक में दिख जाएगा। जबकि दूसरा जो है ना एंजियोस्पर्म जो है यह भी ग्रीक शब्द से मिलकर ग्रीक शब्द है। एक ग्रीक शब्द का जो एंजियो है वो स्पर्मा है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। तो इनमें जो पुष्पी पादप भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीजों के अंदर ढके रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बनता है और बीज में बीज पत्र होता है जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो एक बीज पत्र वाले पौधे और एक बीजपत्री, और 2 बीज पौधे। 2 बीज वाले जो पौधे होते हैं उनको द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो पौधों का जो वर्गीकरण है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आधार पर पादपों को फिर निम्न भागों में बांटा गया। तो इसके पहले आपके पेज नंबर 96 पर जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों का आंसर लिखा। क्वेश्चन है कि मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों का वर्गीकरण का मापदंड क्या है? तो देखिए इन जीवों की जो शारीरिक संरचना होती है वो जो कोश का भित्ति नहीं होती है, तो इनमें जो परिवर्तन आते हैं तो बहुकोश के जीवों में भित्ति ना होने के कारण जो परिवर्तन आते हैं इसके आधार पर इनका जो पोषण होता है वो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरीके का हो सकता है, इसलिए इनको अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो एक कोश के एक्यूरेटी जीव हैं वो आप किस जगत में रखेंगे? तो देखिए अपना जो 2 जगत बांट देते हैं अपन ने, प्रोकैरियोटी और यूकेरियोटी। तो जो प्रोकैरियोटी जीव जो होते हैं ना वो एक कोश के होते हैं, तो हम इसके लिए एक कोशिकीय वाले प्रोकैरियोटी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है और ये एक कोशिकीय जीव है। जबकि अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले और सबसे कम जीवों को किस समूह में सबसे ज्यादा संख्या वाले जीवों में
रखा जाता है। तो सबसे कम जीवों को जो प्रोकैरियोटिक समूह है उसमें रखा जाता है और सबसे अधिक जीवों को यूकेरियोटिक समूह में रखा जाता है। ये आपका जो एक जीवधारियों कितने वर्गों में बांटा गया है वो हो गया है। अब इसके बाद अपन पादपों की बात करते हैं कि पादप कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके जो पादप हैं वो पादप शरीर के बिना विभेदन रखने वाले होते हैं, वो एक विभेदित पादप शरीर होते हैं। तो पादप शरीर बिना विभेदन के लिए ये थेरेफ्राइटा होता है। तो थेरेफ्राइटा के लिए सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कि एनीमिलिया क्या है, जबकि हम आपके लिए एनीमिलिया बता चुके कि एनीमिलिया एक कोशिकीय पादप होता है जो कोश का भित्ति रहित होता है, मतलब जिसमें कोश का भित्ति नहीं पाई जाती है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये एनीमिलिया नामक पादप होते हैं। तो इस वर्ग के जो यूकेरियोटिक और बहुकोशिकीय और विषमकोशीय जीवों को रखा जाता है। इनकी कोशिकाओं में कोश का भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं, वो शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनको आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जैसे पोरीफेरा नामक जीव। अब पोरीफेरा का जो अर्थ होता है वो छिद्र युक्त जीवधारी होता है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ जीवों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एक जीव जो जलीय जीव है अपन बोलते हैं, एक साइकोन जीव है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये पोरीफेरा है। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इस शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जल और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है, जिनकी शारीरिक संरचना अत्यंत ही सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से पुकारा जाता है, जो हमेशा समुद्री आवास में, मतलब ये समुद्र या जल में ही रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको नाम पहले ले चुके हैं कि साइकोन। तो साइकोन क्या है? एक पोरीफेरा है, जिसका अर्थ होता है जीवधारियों में छिद्रयुक्त संरचना, जिनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके शरीर में जल तथा ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है, और इनमें बाह्य आवरण के ऊपर कंकाल पाया जाता है। इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इनमें जिनकी ऊतकों में विभेदन नहीं होता है, जैसे अपन ने पढ़ लिया है कि साइकोन। अब अपन दूसरे जो जीव होते हैं, पादप होते हैं, इन पादपों में है सैलिएंटरेटा। जो सैलिएंटरेटा होता है ये दुईगुआ बोलते हैं इसको। तो इनमें दुईगुआ पाई जाती है, क्योंकि ये जलीय जंतु ये भी होते हैं। इनकी शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। इनमें एक दुईगुआ पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों, यानी कि एक तो आंतरिक परत और एक बाह्य परत में का बना होता है। इनकी कुछ जातियों के समूह में इस समूह में रहती हैं। जैसे कोरल एक एकांकी होता है, जैसे अपन हाइड्रा पढ़ते हैं, तो जो हाइड्रा है समुद्री एरिनोम यानी कि जेलीफिशिया है। इस प्रकार आपके जो पादप है, ये पादपों के लिए अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब पादपों की आगे जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए किसी समस्या का समाधान करना हो तो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।